चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूइची काटागिरी होता है और यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। यूइची काफी ज्यादा गरीब होता है, इसीलिए वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और एक दिन यूइची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 यन की जरूरत है क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसी ट्रिप के लिए वो दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम यूइची के स्कूल को देखते हैं जहाँ यूइची अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम माकोतो शिबे होता है। वो काफी ज्यादा अमीर होता है, इसीलिए वो यूइची से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें काफी सारे पैसे दे देते। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम सावारागी होता है और वो शिबे को डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। वो शिबे को इसीलिए डांट रही होती है क्योंकि शिबे हर बार अपनी अमीरी दिखाता है। तभी वहाँ पर दो और लोग आ जाते हैं जिसमें से पहले का नाम तेंजी मिकासा होता है और दूसरा जो कि एक लड़की थी जिसका नाम यूतोरी कोकोरोगी होता है। और वो सभी लोग यूइची को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि यूइची ने काफी सारी मेहनत करके 70,000 यान कमा लिए थे। और उसके बाद यूइची अपने मन में सोचता है कि मेरे सारे दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं इन्हें कभी भी खोना नहीं चाहूंगा। उसके बाद उस क्लासरूम में एक टीचर आता है जो कि उन सभी स्टूडेंट से कहता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट इकट्ठा किया गया था वो चोरी हो चुका है और जो भी अमाउंट जमा किया था उसकी वैल्यू 2 मिलियन थी। और उन टीचर की ये बात सुनकर वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक यूइची होता है क्योंकि उसने वो सारे पैसे काफी ज्यादा मेहनत से कमाए थे। और तभी सावारागी उन सभी स्टूडेंट से माफी मांगती है और वो कहती है कि ये शायद मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है घर जाने से पहले मैंने वो सारे पैसे तिजोरी के अंदर रखे थे। और सावारागी उसे ये भी बताती है कि मैंने उस तिजोरी को अच्छे से लॉक भी किया था, लेकिन पता नहीं किसने वो पैसे चुरा लिए। और वो उन स्टूडेंट से कहती है कि प्लीज जिसने भी वो पैसे चुराए हो वो हमें वापस कर दो। और उसके बाद वो सारे स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि आखिर 2 मिलियन यान किसने चोरी किए हैं। और उन सभी स्टूडेंट का शक यूइची पर जाता है क्योंकि यूइची काफी ज्यादा गरीब होता है। और नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन के सीन को देखते हैं जहाँ सावारागी और शिबे अगले दिन से ही स्कूल आना बंद कर देते हैं और इसी वजह से अब पूरी क्लास का शक उन दोनों पर जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में रात का टाइम हो चुका था जहाँ यूइची अपने अपार्टमेंट में बैठकर अपना पार्ट टाइम का काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके गेट पे कोई नॉक करता है। वो जैसे ही देखने के लिए जाता है वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। उसे वहाँ पर एक लेटर पड़ा हुआ दिखता है और यूइची उस लेटर को देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि ये लेटर उसे सावारागी ने भेजा है। और उस लेटर में सावारागी ने लिखा था कि यूइची मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। और सावारागी ने उस लेटर में ये भी लिखा था कि रात के 11 बजे तुम मुझे स्कूल के पास मिलना। और उसके बाद जैसे ही 11 बजती है यूइची उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसके सारे क्लासमेट वहीं पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और यूइची उन सबको वहां पर देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी यूइची के दोस्त कहते हैं कि यूइची तुमने ही हम सबको यहाँ पर बुलाया है। और उसके बाद सावारागी कहती है कि आखिर तुमने हम सबके घर पर लेटर क्यों भेजा था और आखिर तुम हमसे अकेले में क्यों मिलना चाहते हो। लेकिन यहाँ यूइची काफी ज्यादा सोचने लग जाता है और यूइची इन सारे लेटर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये सारे लेटर यूइची के नाम से थे, लेकिन यूइची ने तो कोई भी लेटर नहीं लिखा था। अब वो उन सब से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से अंधेरा हो जाता है जहाँ यूइची को कोई इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे यूइची वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले यूइची देखता है कि उसके दोस्तों को कोई पकड़ कर लेके जा रहा है। और बेहोश होने के दौरान यूइची को पुरानी याद आती है जहाँ यूइची के साथ में एक आदमी होता है और वो कहता है कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा है। और उसके बाद यूइची को फिर से दूसरी याद आती है जहाँ उसकी मॉम कहती है कि पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे दोस्त है जो कि हर बार तुम्हारी मदद करेंगे। और ये सोचने के बाद यूइची की आंख खुलती है जहाँ वो देखता है कि उसके दोस्त और वो एक रूम के अंदर बंद है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टॉय जैसी चीज आती है जिसे देखकर कोकोरोगी कहती है कि ये असल में एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन इसकी हरकतें काफी ज्यादा भयानक है। और उसके बाद हमें उस टॉय का नाम बताया जाता है जिसका नाम मानाबू होता है। और मानाबू उन सभी से कहता है कि इस जगह पर तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम सबको यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए लाया हूँ। और वो बताता है कि अगर तुम ये सारे गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन यान मिलेंगे और इसी के साथ तुम्हें हर एक गेम में एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम
अपने ऊपर के 20 मिलियन कर्जे को उतार पाओगे। और ये बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि उन सब के ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा है। अब वो सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर उन लोगों के ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा कहाँ से आया। और उसके बाद युइची काफी ज्यादा गुस्से में मानबू के पास में जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी मानबू युइची से कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे इन सारे दोस्तों में से एक दोस्त के ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा है। और तभी वहाँ पर टेंजी आ जाता है और वो मानबू से कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, हमें अच्छे से समझाओ। और इस बार मानबू बताता है कि तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त के ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा है और अगर तुम सब मिलकर इन सारे गेम को जीत जाते हो तो ये कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और तभी डेंजी एकदम एटीट्यूड में कहता है कि चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुमने हमें किडनैप किया है और ये एक क्राइम है। लेकिन तभी मानबू कहता है कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, तुम्हारे दोस्त में से ही किसी ने मुझे 2 मिलियन यान दिया है और 2 मिलियन यान ही इस गेम को खेलने की फीस होती है। अब मानबू के मुंह से ये बात सुनकर युइची सोचने लग जाता है कि शायद ये वही 2 मिलियन यान है जो कि स्कूल से चोरी हो गए थे और उन सभी लोगों में से कोई तो है जिसने ये सारे पैसे चोरी किए हैं। और उसके बाद डेंजी कहता है कि अगर हम सब ने इस गेम को खेलने के लिए मना कर दिया तो आखिर तुम क्या करोगे। तो मानबू कहता है कि अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जिसने भी मुझे वो 2 मिलियन यान दिए हैं वो सारे पैसे मैं रख लूंगा और तुम्हारे दोस्त में से जिस किसी के भी ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा है तो वो सारे पैसे तुम सबके ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि तुम सबके ऊपर 4-4 मिलियन का कर्जा हो जाएगा और यहाँ से जाने से पहले तुम सबको वो कर्जा भी देना होगा। और अब युइची को समझ आता है कि अगर वो सभी लोग इस गेम को खेलेंगे तो वो अपने ऊपर के 4 मिलियन के कर्जे को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इस गेम में हार गए तो वो कर्जा नहीं बढ़ेगा। इसका रूल हमें आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, जहाँ युइची कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम सब में से गद्दार कौन है और वो 20 मिलियन यान का कर्जा आखिर किस पर है। लेकिन तभी सावरागी कहती है कि हमें अभी ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर किसी के ऊपर 20 मिलियन यान का कर्जा है तो वो जरूर किसी मुसीबत में होगा और हम सभी दोस्त हैं तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं, लेकिन वहाँ पर युइची काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। तभी उसके पास में मानबू आ जाता है और वो कहता है कि युइची तुम्हें अपने दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद मानबू कहता है कि क्या तुम अब ये टोमोडाची गेम खेलना चाहोगे, जहाँ वो सभी लोग उसे हाँ कहते हैं। और उसके बाद मानबू उन्हें एक दूसरे रूम में लेकर आता है जहाँ उनका पहला गेम खेला जाएगा। उसके बाद हम उस रूम को देखते हैं जो कि एक क्लासरूम जैसा होता है और वहीं हम एक टेबल को देखते हैं जहाँ 5 टैग रखे हुए थे और उन टैग के ऊपर सभी के नाम होते हैं। उसके बाद मानबू कहता है कि सभी लोग अपने नाम का टैग उठाओ और सभी लोग देखो कि अपने अपने कार्ड पर कितना नंबर लिखा हुआ है। और ये बात सुनकर वो सभी लोग अपने अपने टैग पर नंबर चेक करते हैं। उन सभी के टैग के ऊपर 4 मिलियन यान लिखे हुए हैं जो कि माइनस में होते हैं। और मानबू बताता है कि इस कार्ड में तुम्हारा कर्जा लिखा हुआ है और जैसे जैसे तुम ये गेम खेलोगे तुम्हारा कर्जा कम होता जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपना कर्जा अपने दोस्त को दिखा दिया तो उस पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन मानबू उन्हें ये भी बताता है कि तुम अपना कर्जा मुंह से बता सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। नेक्स्ट सीन में उनका पहला गेम स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम कुरिसान होता है। उसके बाद हमें एक डैशबोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिक्का रखा हुआ है और उस सिक्के के आसपास यस और नो के साइन होते हैं। उन सभी को अपनी उंगलियां उस सिक्के पर रखनी है और उन सभी लोगों के मन में उनके आंसर अगर सेम होंगे तो वो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर उनमें से किसी एक का भी आंसर नो हुआ तो वो सिक्का नो की तरफ इंडिकेट करेगा। इसी तरह अगर सबका आंसर नो हुआ और किसी एक ने अपने मन में यस सोचा होगा तो वो सिक्का यस की तरफ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई भी इंसान डिफरेंट आंसर सोचेगा तो उसे ही सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो वो इस गेम को जीत जाएंगे। और इस गेम के जीतने के बाद उन सभी का कर्जा 4 मिलियन से हटकर 3.6 मिलियन यान रह जाएगा। और अगर इस गेम के दौरान किसी ने भी रूल को तोड़ दिया तो उस पर्सन का कर्जा डबल हो जाएगा। अब गेम शुरू होने ही वाला था, लेकिन तभी मानबू बताता है कि इस गेम के अंदर एक और शर्त है। वो बताता है कि अगर 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो आखिरी प्लेयर बचेगा जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है उसका कर्जा फिर से 2 गुना
दुगना कर दिया जाएगा। और गेम शुरू होने से पहले मानाबू एक अजीब सी स्माइल देता है और वो कहता है कि तुम कभी भी अपने दोस्तों पर शक मत करना। नेक्स्ट सीन में उनका गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले सीबे पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है। और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सभी लोग अपने मन में सोचते हैं कि शायद इन सबको इसका आंसर अच्छे से पता होगा। अब वो सभी लोग उस सिक्के के ऊपर उंगली रखते हैं और मानाबू कांग्रेस सान से पूछता है कि बताओ इसका क्या आंसर है। और तभी हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन वो सिक्का नो की तरफ बढ़ता है। और इस चीज को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि इन पांचों में से किसी एक ने इसका आंसर नो दिया है। और ये सारी चीजें देखने के बाद सावारागी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन यूइची और तेंजी उसका मुंह पकड़ लेते हैं, क्योंकि इस गेम का एक और रूल था, अगर इस गेम के दौरान कोई भी आपस में बात करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। और अब अगला क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है, जहाँ वो कहती है कि 1+1 कितना होता है। और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वो सभी लोग फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर भी यस होना चाहिए था, लेकिन वो सिक्का नो की तरफ मूव करता है। और अब यूइची अपने मन में सोचता है कि इन पांचों में से कोई तो है जो कि जबरदस्ती हमें हराने की कोशिश कर रहा है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सीबे को देखते हैं जिसके मुंह पर एक चोट होती है। और ये चोट उसे सावारागी ने दी होती है, क्योंकि सीबे सावारागी को प्रपोज कर रहा होता है और इसी वजह से सावारागी ने सीबे को मारा था। सीबे तेंजी और यूइची के पास आता है और वो उनसे मदद मांगता है, जहाँ तेंजी कहता है कि मुझे तुम्हारे इन कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद सीबे यूइची से मदद मांगता है, जहाँ यूइची सावारागी के पास में जाता है और यूइची काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जहाँ सावारागी कहती है कि मैं सीबे को माफ कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कि कोई भी ना जानता हो। और यूइची उसे एक सीक्रेट बता देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं और अब तेंजी एक क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन फिर से वह सिक्का नो की तरफ बढ़ता है। और इसका साफ मतलब यही है कि इस बार भी किसी ने डिफरेंट आंसर सोचा होगा। और अब ये सारी चीजें देखकर यूइची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सभी लोग इस गेम को हार जाएंगे। अगली बारी यूइची की होती है, जहाँ वो क्वेश्चन पढ़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस लेटर में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। उस लेटर में बस इतना लिखा हुआ होता है कि रीडर को खुद ही डिसाइड करना है कि आखिर कौन सा क्वेश्चन पूछना है। और अब यूइची को पता चलता है कि वो सभी लोग अपने मन से ही क्वेश्चन बता रहे थे। और उसके बाद यूइची उस लेटर के कॉर्नर में पढ़ता है, जहाँ पर उसे एक और मैसेज दिखाई देता है, जहाँ लिखा हुआ था कि अगर कोई यस की तरफ मूव करेगा तो वो सभी लोग जीत जाएंगे, लेकिन अगर कोई नो की तरफ जाएगा तो जो लेटर पढ़ने वाला होगा उसका कर्जा आधा हो जाएगा। और अब यूइची को पता चल जाता है कि आखिर वो कोइन नो पर ही क्यों मूव कर रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर उन सभी को मजबूर कर रहा था कि वो हर बार अपने मन में नो सोचे। और अब यूइची सोचता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अपने मन में नो सोच रहा था, यानी कि सावारागी, तेंजी और सीबे ने जानबूझकर धोखा दिया है और अब शायद उनका कर्जा आधा भी हो चुका है। और अब यूइची ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि इन सबको एक सीसीटीवी में देख रही होती है और यही दोनों इस पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहीं एक लड़की यूइची के फेस को देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाती है और वो कहती है कि शायद यूइची अब अपने दोस्तों पर शक करने लगा है। और यहाँ यूइची अपने मन में सोच रहा होता है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा आधा कर लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अच्छे से जवाब दूंगा तो हम इस गेम को जीत भी सकते हैं, लेकिन मेरा कर्जा आधा नहीं होगा। और तभी हमें ये भी बताया जाता है कि हो सकता है कि उन सभी के पास में अलग अलग लेटर आए हो और उन सभी की कंडीशन अलग अलग हो। मतलब यूइची के पास में अभी जो लेटर है, हो सकता है कि उन सबके पास में ऐसा लेटर आया भी ना हो। और तभी हम फिर से कंट्रोल रूम वाली लड़की को देखते हैं जो कहती है कि आज तक इस गेम को कोई भी नहीं जीत पाया है। और उसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ यूइची सोच रहा होता है। कोकोरोगी यूइची से कहती है कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। और इसके बाद ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूइची अपना क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब यूइची ज्यादा सेल्फिश नहीं बन रहा था और वो कोकोरोगी के लिए अपने मन में यह सोचता है, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। यूइची चाहता था कि ये गेम हम जल्दी से जल्दी जीत जाएं और इस बार तो वो कॉइन यस की तरफ मूव करना चाहिए था, लेकिन वो कॉइन फिर से नो की तरफ मूव करता है। और इस
इस बार फिर से किसी एक ने धोखा किया है। उसने इसका भी आंसर गलत सोचा है और अब यूइची से रहा नहीं जाता और वो अपने मन में सोचता है कि हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर ये सारा कर्जा आ जाए। और अब अगली बारी कोकोरोगी की होती है जो कि अपना क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है कि क्या हम इसके बाद भी अच्छे दोस्त रहेंगे, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो वो सभी लोग इस गेम को हार जाएंगे। और उसके बाद वो सभी लोग उस कॉइन के ऊपर अपनी उंगली रखते हैं, लेकिन तभी अचानक से यूइची अपना अलग फेस बना लेता है और वो एकदम से बोलने लग जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में यूइची बोलता है और वो कहता है कि सावारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, और ये बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। असल में यूइची उन सभी लोगों को उकसा रहा होता है कि वो गुस्से में आकर कुछ बोल दे और रूल को तोड़ दे, क्योंकि यहाँ यूइची को ऐसा लग रहा था कि सभी लोगों ने गलत आंसर देके अपना अपना कर्जा आधा कर लिया है, जबकि वहीं यूइची ने उस रूल को तोड़कर अपना कर्जा डबल कर लिया है। और फिर यूइची उन सबको बताता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक नोट लिखा हुआ था। उस पे लिखा था कि जिस किसी के पास भी सबसे कम कर्जा होगा, ये गेम खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा कर्जा उसी पर आएगा। और वो बताता है कि ये मेरे कार्ड में मेंशन किया गया था और ये एक पेनल्टी होगी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि यूइची ये सारी बातें झूठ बोल रहा होता है। और फिर हम उसी कंट्रोल रूम वाली लड़की को देखते हैं जो कहती है कि यूइची असल में झूठ बोल रहा है। तभी वो दूसरी लड़की उसे समझाती है कि यूइची का कोई और प्लान होगा। असल में यूइची ने झूठ इसलिए बोला था ताकि जो भी धोखा दे रहा है वो इस बार यस चुनने पर मजबूर हो जाए। और नेक्स्ट सीन में वापस से उनका गेम स्टार्ट हो जाता है, जहां वो सभी लोग उस कॉइन पर अपनी उंगली रखते हैं और इस बार वो कॉइन यस की तरफ मूव करता है। और फिर मानाबू उन सभी से कहता है कि तुम सब इस गेम को जीत चुके हो। और फिर कंट्रोल रूम वाली लड़की कहती है कि यूइची को देखकर नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल इंसान है। नेक्स्ट सीन में वो गेम खत्म हो जाता है, जहाँ यूइची उन सबसे पूछता है कि आखिर सबसे ज्यादा कर्जा किस पर है। तभी तेंजी कहता है कि सभी लोगों के ऊपर सेम कर्जा है, जो कि 3.6 मिलियन होता है, क्योंकि यही गेम का एक रूल था। सबके ऊपर 4-4 मिलियन का कर्जा था और उन्होंने कहा था कि इस गेम को जीतने के बाद सभी लोगों का 4-4 लाख माइनस हो जाएगा, जिससे अब सभी के ऊपर 3.6 मिलियन यान का ही कर्जा बचा है। और फिर तेंजी कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरा टेक देख लो। लेकिन तभी यूइची कहता है कि नहीं, अगर तुमने अपना टेक किसी और को दिखाया तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। और फिर सावारागी और शिबे यूइची से कहते हैं कि तुमने गेम के बीच बोलकर रूल को तोड़ दिया था, इस वजह से अब तो तुम्हारा कर्जा डबल हो गया होगा। तो यूइची हंसते हुए कहता है कि नहीं, मेरा भी 3.6 मिलियन यान का कर्जा है। और यूइची उन्हें बताता है कि गेम के बीच में जब बोला था तब मेरा कर्जा डबल हो चुका था, लेकिन बाद में वो वापिस से नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये मेरी कार्ड की कंडीशन थी। और उसके बाद यूइची उन सबसे कहता है कि अब हमें अगले गेम के लिए रेडी होना होगा और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे। और उसके बाद मानाबू उनसे कहता है कि अब दूसरा गेम खेलने के लिए तुम्हें दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। और तभी यूइची कहता है कि तुम सब लोग वहाँ पर चलो, मेरा शूलेस खुला हुआ है, मैं इसे बांध कर आता हूँ। असल में यूइची उस रूम में रुककर उन सभी के कार्ड को देखने वाला था। वो देखना चाहता था कि आखिर उन सभी के कार्ड पर कौन से क्वेश्चन थे, लेकिन वो जैसे उन कार्ड को देखता है तो उसे पता चलता है कि उन कार्ड पर जो इंक यूज की गई थी वो अब खत्म हो चुकी है, जिससे उन कार्ड पर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखता। उसके बाद सावारागी यूइची के पास में आती है और वो कहती है कि आखिर तुम इतने सैड क्यों हो। तो यूइची कहता है कि मैं सैड नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और सावारागी यूइची से कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम सब में से कोई एक गद्दार है। तो यूइची उसे हाँ में जवाब देता है। तभी सावारागी कहती है कि अगर तुम्हें उसके बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यूइची भी उसे बताता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ही शक हो रहा है, क्योंकि जब हम इस गेम को खेलने के लिए आए थे तब तुमने ही कहा था कि हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। अगर जिसने भी ये सारे पैसे चुराए हैं वो किसी मजबूरी में होगा। और इस बात को सुनकर सावारागी यूइची से कहती है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, मुझे लगा तुमने ही वो पैसे चुराए हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर ऐसी बात कही थी। तो यूइची कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा शक मेरे ऊपर था, क्योंकि
मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तुमने मेरे ऊपर शक किया। और अब इस बात को सुनकर युइची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी सावारागी कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने ऐसी बात कही थी। और उसके बाद युइची सावारागी से कहता है कि क्या तुम अब भी मेरे ऊपर शक कर रही हो। और फिर सावारागी बताती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने चोरी की होगी। और फिर वो एक और बात बताती है, वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन यान नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोलने की कोशिश की थी तब शायद मेरी आवाज को कैप्चर कर लिया गया था, इसी वजह से मेरा कर्जा बढ़कर 8 मिलियन यान हो गया था। लेकिन उस गेम को जीतने के बाद मेरा भी 4 लाख माइनस हुआ, इससे अब मेरा कर्जा 7.6 मिलियन यान है। और सावारागी युइची को ये भी बताती है कि आखिर में कोकोरोगी ही बची थी और अगर उसका भी गलत जवाब होता तो कोकोरोगी के ऊपर काफी सारा कर्जा हो जाता, क्योंकि ये भी उस गेम का एक रूल था और तुम उसे बचाना चाहते थे, इसीलिए तुमने उन सबको मजबूर कर दिया। लेकिन अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने कोकोरोगी को नहीं बल्कि मुझे बचाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा सावारागी के ऊपर था। और आखिर में सावारागी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम इस टोमोडाची गेम को भी जीतेंगे। और युइची सावारागी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तभी हम उसी कंट्रोल रूम वाली लड़की को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रही होती है। वो कहती है कि युइची काफी ज्यादा तेज है, खासकर पैसों के मामलों में। और उसके बाद हम मिकासा तेंजी को देखते हैं जो कि छुपकर उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उनका अगला गेम छत के ऊपर खेला जाने वाला था और वहाँ पर मानाबू सूट बूट में एकदम कंप्लीट होकर आता है और वो उन सभी से कहता है कि सिगरेट छुपाना अच्छी बात नहीं है। और वो कहता है कि इस गेम में तुम सभी को एक दूसरे के सिगरेट बताने होंगे, लेकिन इस गेम के दौरान तुम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि गॉड तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। और इस गेम का नाम हमें बेड माउथ बताया जाता है। और तभी हम स्काई की तरफ देखते हैं जहाँ पर सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है जहाँ पर उन्हें नोटपैड दिया जाएगा और इस नोटपैड पे हर पर्सन को अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होगा, मतलब उनकी बुराई करनी होगी। और कुछ भी लिखने के बाद उस नोटपैड को एक बॉक्स के अंदर डालना होता है और वो सभी लोग अपनी अपनी पर्ची उस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। उसके बाद मानाबू उस बॉक्स को खोलेगा और मानाबू उन नोटपैड पे लिखी गई सारी बातों को उन सबके सामने पड़ेगा। और इस चीज का सर्वे आसमान में बैठे गॉड करेंगे। गॉड यानी वो लोग जो कि इस गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। और गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को आगे चलने का मौका मिलेगा, जहाँ कंट्रोल रूम वाले उन्हें बताएंगे कि किस पर्सन को कितनी स्टेप चलनी है। और मानाबू उन्हें बताता है कि तुम पांचों में से जो भी पर्सन गोल तक पहुंच जाएगा तो वो सभी लोग इस गेम को जीत जाएंगे। और इस गेम को जीतने के बाद भी उन सभी लोगों का 4-4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी एक पर्सन उस गोल के ऊपर होगा उसे एक्स्ट्रा 1 मिलियन यान दिए जाएंगे। और इसी के साथ उस पर्सन को तीसरा गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी उस गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी के लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसको और ज्यादा कर्जा मिल जाएगा। और गेम शुरू होने से पहले मानाबू कहता है कि आप लोग जितना चाहो उतनी बातें इस चिट में लिख सकते हो, जैसे सीबे विग पहनता है और कोकोरोगी डिकअप ब्रा पहनती है। लेकिन अगर किसी की लिखी गई बात झूठ हुई तो उस पर्सन के आगे खड़ा होना होगा जो कि सबसे आगे है। अगर तुम सभी लोग चाहो तो इस नोटपैड को खाली भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी एक ने उस नोटपैड पर कुछ लिखा हुआ होगा और जिन्होंने खाली नोटपैड छोड़ा होगा उनको काफी ज्यादा घाटा भी हो सकता है। इसीलिए तुम सभी लोग अपने दोस्तों की अच्छे से बुराई करना। और अब उसकी सारी बातें खत्म हो जाती है, जहाँ सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो मानाबू से कहती है कि तुम हमसे फालतू के काम करवा रहे हो, इस वजह से हमारी दोस्ती भी टूट सकती है। तभी मानाबू कहता है कि अगर तुम चाहो तो उस नोटपैड को खाली भी छोड़ सकती हो। अगर तुम्हारे सारे दोस्तों ने ब्लैंक पेपर ही छोड़े होंगे तो गॉड तुम्हारे ऊपर सर्वे नहीं करेंगे। और अगर तुम सब लोगों ने खाली पेपर छोड़ा तो तुम सभी लोग एक स्टेप आगे चलोगे। और अब सीबे भी इस बात से खुश हो जाता है और वो कहता है कि हम सभी लोग उस पेपर के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अब जैसे गेम स्टार्ट होता है उन सभी के पेपर एकदम ब्लैंक होते हैं, जिससे वो सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब वो जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर 1 लाख का कर्जा और बढ़ गया है। फिर युइची अच्छे से हिसाब लगाता है कि अगर वो सारे स्टेप को कंप्लीट करेंगे और गोल तक पहुंचेंगे और अगर वो इसी तरह ब्लैंक पेपर छोड़ते गए तो आखिर में उन सब का कर्जा 6 मिलियन और प्लस हो जाएगा। अब जैसे ही सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों ने फिर से उस पर्ची को खाली छोड़ा था, जिससे वो एक और स्टेप आगे चले जाते हैं।
और तभी हमें पता चलता है कि इस स्टेप के बाद उनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख और बढ़ गया है। और ये चीज देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं मानाबू काफी ज्यादा खुश होता है और मानाबू उन सभी से कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तो तुमने 2 स्टेप ही कंप्लीट की है और तुम्हारा कर्जा 6 लाख बढ़ चुका है। और फिर मानाबू कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और टिप देता हूँ, जो भी इंसान सबसे आगे होगा उसके ऊपर तुम सबका कर्जा भी आ जाएगा। उसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि एक साथ चलना एक बेवकूफी का काम होगा। तभी सावरागी मानाबू के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि तुम कब से हमें पागल बनाए जा रहे हो। और अब उनका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहां मानाबू उनकी पर्चियां देखता है, जिसमें से चारों पर्चियां खाली थी, लेकिन एक पर्ची पर लिखा हुआ था, यानी कि कोई तो है जिसने उस पर्ची में कुछ लिखा है। उसमें लिखा हुआ था कि सावरागी यूइची को पसंद करती है। और उसमें एक और बात लिखी हुई थी कि सावरागी तेंजी की एक्स गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद गॉड का सर्वे स्टार्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह बात 100% सच है। और अब सावरागी को 5 स्टेप आगे चलने के लिए कहा जाता है और बाकी के लोगों को 1 स्टेप आगे चलना होता है। लेकिन इस बार 1 स्टेप चलने वालों का कोई भी कर्जा नहीं बढ़ता। और इस राउंड के बाद उन सबकी बहस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सीबे सावरागी को पसंद करता है और सावरागी यूइची को पसंद करती है। और इसी बात से सीबे यूइची के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और तेंजी सीबे से कहता है कि तुम इतना मत जलो। तो सीबे कहता है कि तेंजी तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, जहाँ तेंजी कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सावरागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावरागी तेंजी पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और सावरागी उन सबको बताती है कि तेंजी और वो बचपन में अच्छे दोस्त थे। सावरागी के डैड और तेंजी के डैड अच्छे दोस्त थे और वो दोनों चाहते थे कि उनके बच्चों की शादी आपस में हो जाए, इसलिए वो दोनों डेटिंग करने का नाटक करते थे। और सावरागी उनको बताती है कि तेंजी के डैड 2 साल पहले ही मर चुके हैं और उसके बाद तेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था। लेकिन पिछले साल तेंजी और सावरागी एक ही स्कूल में वापस आ गए थे। और इस बात को सुनकर सीबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी सीबे मानाबू से कहता है कि ये किसी भी तरह से डेटिंग नहीं हुई, ये तो बस एक ड्रामा था। तभी मानाबू कहता है कि भले ही ड्रामा हो, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा। तभी तेंजी सावरागी से कहता है कि मुझे पहले भी तुम काफी ज्यादा पसंद थी और अब भी। और तेंजी सीबे के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है कि तुम सावरागी के बारे में हर कुछ मत बोलो, जब भी तुम सावरागी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो तब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तेंजी को लगता है कि वो सारी बातें सीबे ने ही लिखी थी, लेकिन सीबे कहता है कि मैंने तो खाली पर्ची छोड़ी थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, मुझे तो तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसी तरह उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ सीबे तेंजी को मारने वाला था, लेकिन तभी यूइची उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो उन दोनों को रोक लेता है। और यूइची उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों ही सावरागी को पसंद करते हो तो तुम उसे इस तरह अपसेट मत करो। और वहीं कोकोरोगी सावरागी से कहती है कि तुम यूइची को पसंद करती हो, जहाँ तक मुझे पता है यूइची भी तुम्हें पसंद करता है। नेक्स्ट सीन में उनका 4th राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले यूइची लिखने के लिए जाता है और फिर वो सावरागी के पास में आता है और वो कहता है कि मैंने अपने नोटपैड पर कुछ भी नहीं लिखा है। और उसके बाद सावरागी जाती है और धीरे धीरे वो सभी लोग उस रूम के अंदर जाते हैं। और उसके बाद मानाबू उन पर्चियों को निकालता है, जहाँ पर 3 पर्चियों में कुछ लिखा हुआ था कि सीबे जूनियर हाई स्कूल तक अपनी मम्मी के साथ सोता था। और दूसरी पर्ची में लिखा था कि यूइची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था। और तीसरी पर्ची में लिखा हुआ था कि सावरागी ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप से आगे बढ़ते हैं, जहाँ सीबे सावरागी से पूछता है कि क्या सच में तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। तो सावरागी कहती है कि अगर ये बात सच हुई तो क्या तुम मुझे पसंद करना बंद कर दोगे। और उसके बाद उनका 5वां राउंड भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबने खाली पर्ची छोड़ी थी, लेकिन एक ही पर्ची भरी हुई थी। लेकिन इस पर्ची के अंदर जो भी लिखा था वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था। उसमें लिखा हुआ था कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तब वो अपनी बॉडी को सेल करके पैसे कमाया करती थी। और तभी हम कोकोरोगी को देखते हैं, जो कि ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और तभी एकदम से कोकोरोगी सावरागी को बुरा भला कहने लग जाती है और वो कहती है कि इस बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता था, लेकिन आखिर तुमने इन सबके सामने ऐसी बात क्यों लिखी। लेकिन तभी हम सावरागी को देखते हैं, जो कि कोकोरोगी को समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब सावरागी उसे बहुत देर तक समझाती है, लेकिन कोकोरोगी उसकी बात नहीं मानती और वो सावरागी को ही
उल्टा सीधा बोलने लग जाती है और तभी सीबे वहाँ पर सोचने लग जाता है और वह कहता है कि कोकोरोगी की शक्ल देखकर नहीं लगता कि ये वर्जिन नहीं है, इसका कैरेक्टर इसके पास्ट से रिलेट नहीं करता। और अब सीबे के मुंह से ये बात सुनकर सावारागी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तेंजी सीबे के पास आकर उसे एक चाटा मार देता है और वो सीबे से कहता है कि तुम्हें एक लड़की के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तेंजी युइची से कहता है कि तुम कोकोरोगी को संभालो और उसके बाद हम देखते हैं कि तेंजी और सावारागी दोनों ही अलग हो जाते हैं। और तभी कोकोरोगी युइची से कहती है कि यहाँ पर जितनी बुलिंग उसके साथ में हो रही है इससे ज्यादा तो मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। उसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट बताया जाता है। कोकोरोगी जब जूनियर हाई स्कूल में थी तब सारे बच्चे उसे काफी ज्यादा परेशान करते थे और उन बच्चों की वजह से कोकोरोगी काफी ज्यादा परेशान रहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताए। कोकोरोगी स्कूल में काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसके दोस्त और टीचर भी उसकी हेल्प नहीं करते थे। और उसके बाद कोकोरोगी को समझ आया कि अगर मैं उन सभी बच्चों को पैसे दे दूंगी तो वो मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। और इसी तरह कोकोरोगी परेशान करने वाले बच्चों को हर बार पैसे देती थी। इसी वजह से वो बच्चे भी कोकोरोगी के साथ में अच्छे से बिहेव करते थे और इसी वजह से कोकोरोगी को लगता था कि उसे काफी सारे पैसों की जरूरत है। लेकिन कोकोरोगी स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए उसके पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं आते थे। इसी वजह से कोकोरोगी कई सारे तरीके सोचने लगी कि आखिर वो कैसे पैसे कमा सकती है। लेकिन तभी कोकोरोगी को एक आदमी मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और वो आदमी धीरे धीरे कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो लोग काफी सारी पार्टियां करते हैं और वो रेस्टोरेंट भी जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोकोरोगी को कई तरह के कपड़े भी पहनाया करता था और वो आदमी धीरे धीरे कोकोरोगी के काफी ज्यादा पास आता गया। उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है।